तो आज हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं जिसमें आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के वन शॉट वीडियो कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जो कि है क्या, फोर्थ चैप्टर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, couple and moment of couple, equilibrium and its types, principle of moment, center of gravity और सर्कुलर मोशंस। तो टाइम को बिना गवाए हुए आगे बढ़ते हुए सबसे पहला टॉपिक हम अपना कवर करते हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। It is equal the product of force and the perpendicular distance from the pivoted point. Okay, basically मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बताता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टर्निंग इफेक्ट के बारे में बताता है। फोर्स के थ्रू जो किसी भी बॉडी को टर्न किया जाता है तो ये उसके टर्निंग इफेक्ट को बताता है। और ये होता है किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है और इसको हम इस पॉइंट के अलाउ क्या कर रहे हैं, पाइवोट कर दे रहे हैं। ओके, और इसको हम कुछ ऐसे टर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना, अगर आर डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है क्या, फोर्स into perpendicular distance from axis of rotation। तो हमने फोर्स लिया है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है R, तो हमारे पास ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसको हम टाउ से भी डिनोट करते हैं, टॉर्क। तो ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर यूनिट की बात किया जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर। पर चूंकि न्यूटन मीटर टाइम के इक्वल होता है तो ये न्यूटन मीटर टाइम नहीं होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फोर्स हमारा वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। तो याद रखना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स की मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब जिस पॉइंट पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देगा तो हम इसी फॉर्मूला से कवर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे दिया ए बी सी डी आर 3 4 each of magnitude 4 returning the plane of the paper as shown in figure, the point O lies in the same plane। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है, हमें यहाँ दे दिया है ये पाइवोटेड पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट के अलावा तीन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ए, एक बी और एक सी। ठीक है, बोल रहा है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, यानी ये वाला भी फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन का लग रहा है, ये भी फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है, ये भी फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है। तो व्हिच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ, गिव द रीजन। तो बोला सबसे कम जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो किस फोर्स के पास होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, पाइवोटेड पॉइंट। तो इसमें सब में फोर्स तो 4 ही होगा, अब जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्ट करेगा। तो अगर पहला का बात किया जाए तो 0.9 मीटर ये सबसे ज्यादा है, उससे कम 0.8 है, उससे कम 0.6 है। तो सबसे कम जो डिस्टेंस है वो 0.6 है, इसका मतलब 4 इंटू 0.6 होने वाला है, यही हमें सबसे कम मोमेंट ऑफ फोर्स देगा, 2.4 न्यूटन मीटर का, 2.4 न्यूटन मीटर का। तो सबसे कम फोर्स यही प्रोड्यूस करेगा। विच फोर्स है द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट को, तो इस ए के पास सबसे ज्यादा मोमेंट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स,
यानी अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस एक्सिस के अलॉन्ग पाइवोट करके और टर्न कर रहे हैं और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट केस में हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो इसमें रोटेशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वहीं अगर 4 न्यूटन की जगह हम 8 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो ये ज़्यादा टर्न करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस एक्सिस से ये वाला अगर जो डिस्टेंस है इसी को हमने बोला है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आर है, यानी 1 मीटर मान के चलते हैं, तो डिस्टेंस को और बढ़ाएंगे तो हमें कम ही फोर्स लगा के इसको और अच्छे से टर्न कर देना होगा। और अगर उतना ही फोर्स लगा दें तो हम ज़्यादा टर्न कर सकते हैं। ओके। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फोर्स हम ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन हमेशा हमें उस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है। उसके बाद बात आता है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स कितने टाइप्स के होंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास दो टाइप्स के होंगे। देखो, अगर हमने इस पे फोर्स लगाया और ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर को हमने पाइवोट कर दिया और हम इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे, और कोई बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसे क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। तो मूवमेंट हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या, कपल एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ कपल। तो कपल क्या होता है, मान के चलते हैं जैसे हमारे पास हमने ये कोई रॉड ले लिया, रॉड ले लेते हैं, या फिर जैसे आप हम क्या एक स्टीयरिंग ही ले लेते हैं किसी भी व्हीकल्स का। तो अगर इस स्टीयरिंग की बात करें तो एक्चुअली ये हम मान के चलते हैं इसका ये पाइवोटेड पॉइंट है। ठीक है। तो इसको टर्न करने के लिए हमें एक फोर्स यहाँ पे लगाना होगा और एक फोर्स सेम डायरेक्शन में यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में F2 लगाना होगा। तो जब दो फोर्स, दो पैरेलल फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं, ठीक है, तो वो कपल क्रिएट करते हैं। तो कपल क्या कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बट नॉट इन सेम डायरेक्शन। मतलब एक इधर से लग रहा है और एक यहीं पे लग जाए तो ये सेम डायरेक्शन, मतलब ये सेम लाइन पे हो जाएगा। और ऐसे लग जाए तो सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे भी नहीं लगना चाहिए और ऐसे भी नहीं लगना चाहिए। पैरेलल होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, तब वो कपल क्रिएट करेगा। कपल करने का मतलब रोटेशन अगर होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वहां पे वो कपल क्रिएट कर देगा। तो कभी भी रोटेशन स्टार्ट होता है तो कपल हो रहा होगा तभी रोटेशन होता है। ठीक है। तो इस कपल की पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले कपल तभी क्रिएट होगा जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। दूसरा, लगने वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। जो लगने वाला फोर्स है वो पैरेलल लाइन में लगना चाहिए। ठीक है। पैरेलल, एक इधर लगे तो एक इधर लगे। अगर एक यहाँ लगना चाहे तो इसका पैरेलल यहाँ लगेगा, तभी जाके कपल क्रिएट होगा। जब भी कपल क्रिएट होगा तो उस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर कपल क्रिएट नहीं हो रहा है तो रोटेशन नहीं होगा। तो कोई भी रोटेशन हो रहा है इट मीन्स दैट कि वहां पे कपल क्रिएट हो रहा है। जब भी कपल क्रिएट होगा तो उस पर नेट फोर्स क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। और नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो बॉडी में टर्न कैसे करेगा। तो इसलिए कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट मूवमेंट जीरो नहीं होगा। देखते हैं नेट मूवमेंट जीरो कैसे नहीं होगा। ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास क्या, हम यहाँ पे रॉड ले लेते हैं, ये रॉड ले लिया हमने। ठीक है। और इस रॉड में हम क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक फोर्स हम इधर से अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स हमने यहाँ लगा दिया और एक फोर्स हमने यहाँ लगा दिया। दोनों फोर्स हमने कहाँ लगा दिया, इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान के चलते हैं यहाँ हमने जो फोर्स लगाया है वो 10 न्यूटन। अभी हमने कपल का कैरेक्टरिस्टिक देखा कि दोनों फोर्स जो होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ये वाला फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन होना चाहिए, ये F1, ये F2। ये वाला डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं क्या R, तो इस डिस्टेंस को भी हमें R लेना होगा या फिर जो भी ले लेते हैं। तो अगर पॉइंट का नाम लेते हैं, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया O, ये हो गया B।
तो सबसे पहले अगर हमें कपल क्रिएट करना है तो कपल क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नेट टॉर्क निकालें टाउ नेट, तो ये हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू F1, अगर हम इसको F1 बोल रहे हैं। फिर अगर हमें करना होगा तो टॉर्क ड्यू टू F2। तो इसी टाउ नेट को हम बोलेंगे क्या, मोमेंट ऑफ कपल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल निकालें, मोमेंट ऑफ कपल, तो सम होगा क्या, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो सबसे पहले अगर टाउ वन की बात करें तो ये अगर हम निकालें तो टाउ वन इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू ओ पी, आर में लिखते हैं। उसी तरह अगर टाउ टू की बात करें तो इसको हम करते हैं क्या, F2 इंटू ओ ए। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें नेट मूवमेंट ऑफ कपल निकल जाएगा, यानी टाउ नेट निकालें तो ये हो जाएगा F1 इंटू ओ बी प्लस F2 इंटू ओ ए। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं क्या कि दोनों फोर्स जो है F1 और F2 इक्वल है। तो F1 को हम F2 लिख सकते हैं या फिर F2 के F1 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। F1 यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं। तो जो टाउ नेट हमारे पास आने वाला है वो हो जाएगा क्या, F1 इंटू ओ बी प्लस ओ ए। और ओ बी प्लस ओ ए है क्या, ओ बी, सॉरी, ओ बी और ओ ए यानी ए बी है। तो इसके जगह हम डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टाउ हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम टाउ की बात करें तो ये हो जाएगा टाउ नेट F1 इंटू ए बी। तो अगर हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स लिखें तो मोमेंट मोमेंट ऑफ जो हमारा कपल आ रहा है वो दोनों में से कोई एक फोर्स, F1 ले लें चाहे F2 ले लें, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं इनटू यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कपल आर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कपल आर। यही हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मोमेंट ऑफ कपल का। मोमेंट ऑफ कपल को हम बोलते हैं क्या, आइदर ऑफ वन फोर्स इनटू क्या, कपल आर। तो इसको याद रखना है। ठीक, कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू कपल आर। इसका यूज हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, इसमें मिलकर। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है क्या, कि यह यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास क्या, 100 ग्राम इज balanced on a fulcrum of mark 40 centimeter by suspending a non-mass m at the mass फलक्रम। ठीक है, और ये मीटर रूल है तो ये 100 तक होगा इसमें, है कि नहीं, ये 100 तक होगा। अब बोल रहा है इसका मास ऑलरेडी क्या है 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम का इसका जो मास होगा वो कितना मार्किंग पे होगा, इसका 100 ग्राम का जो मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, यानी 50 सेंटीमीटर जहां मार्क होगा वहां 100 केजी 100 ग्राम मास एक्ट कर रहा होगा। अब बोला एक 40 सेंटीमीटर मार्क जहां है वहां पे एक, यहाँ पे मान के चलते हैं ये 40 सेंटीमीटर वाला मार्क है, तो यहाँ पे एक मास सस्पेंड कर दिया है जिसका मास नहीं पता है m। अब बोल रहा है कि अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर, एक और मास यहाँ 20 सेंटीमीटर पे कितना, नहीं, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो गलत बोल दिया। बोल क्या रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास, इस, हाँ, तो ये 100 केजी है, बैलेंस ऑन ए फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। इस फलक्रम को 40 सेंटीमीटर के मार्क पे हम क्या कर रहे हैं, इसे बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस एट द मार्क 40 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा पाइवोटेड पॉइंट। इसी के अलावा ये क्या करेगा, बैलेंस कर रहे हैं
कि बैलेंस ऑन द फुलक्रम एट द मार्क 40 सेंटीमीटर बाई सस्पेंडिंग एंड ऑन नॉन मास एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। तो ये जो जहां 20 सेंटीमीटर मार्क है वहां पे एक एम मास लगा के क्या कर दिए, इसको बैलेंस कर दिए हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो इस एम की वैल्यू, अब चूंकि देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पोजीशन में हम क्या जानते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसकी वजह से आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एक बार हम इसके वजह से टॉर्क निकाल सकते हैं, एक बार इसके वजह से। तो यहाँ मास m है तो नीचे की तरफ फोर्स इस पे लग रहा होगा क्या, m इंटू जी, और इस पे 100 इंटू जी फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना, मतलब 20 से 40 गए तो 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम करें क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा ये होगा, तो 100 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इक्वल 20 क्लॉकवाइज, तो हमें m इंटू जी फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितना 20। तो हमारा g से g कैंसिल, ये ग्राम मत समझिएगा क्योंकि यहाँ भी अगर फोर्स निकाले तो m इंटू जी होगा, मास 100 ग्राम है, g का वैल्यू मैंने जी रख दिया, तो g से g कैंसिल हो गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास m इक्वल टू जो आ रहा है ये 2 है, तो t इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा 50 ग्राम। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है टू विच साइड द रूलर विल बी टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड। अगर मास को हटा देंगे ये तो ये इधर टिल्ट कर जाएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा, तो अब जैसे इस रूलर में से ये मास हटा देंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये 100 जी इंटू 10 हो जाएगा। हाउ कैन इट बैलेंस बाई अनदर मास 50 ग्राम। कोई दूसरे 50 ग्राम के मास को हम दूसरे साइड सस्पेंड कर देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब दो तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने फोर्स एक्ट करने के बावजूद भी हमारा बॉडी रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे बॉडी हमारा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। This state of equilibrium occur when the net force and the net torque acting on the body are both zero. Mean all the force are balanced. There is no change in its state of motion. अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होने वाला है वो दो टाइप का, एक होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम तब कहेंगे जब बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो और बॉडी हमारा कहाँ हो, रेस्ट में ही हो, तब उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो लेकिन हमारा जो बॉडी हो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। कैसा मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। जैसे ये एरोप्लेन, ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, आगे थ्रस्ट लग रहा है, पीछे ड्रैग फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म मोशन से जब टॉप मोस्ट सबसे ऊपर चला जाता है तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगता है। लॉन्चिंग और लॉन्चिंग के समय नहीं, या ना ही टेक ऑफ के समय, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो उस समय ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाता है। यहाँ भी ये दोनों बच्चों का वेट इक्वल होने की वजह से दोनों रेस्ट में हो गया, इस पे भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसके वजह से इस पे ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इक्विलिब्रियम में आने का कंडीशन पूछ सकता है कि क्या कंडीशन है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, तो पहला कंडीशन कि उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सारे फोर्स का अगर सम जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन अगर टॉर्क जीरो नहीं हो गया तो रोटेशन करता रहेगा लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो गया तब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे एक क्वेश्चन भी कर लिया कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी कहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने की वजह से इक्विलिब्रियम दो टाइप्स का हो सकता है ना, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो मान के चलते हैं अगर हमारा ये कोई बॉडी है और इस पे
एफ नेट जो है वो 0 है, एफ नेट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा। लेकिन अगर टाउ नेट इस पे क्या है, वो भी 0 हो जाएगा, तब ये हमारे पास क्या, मतलब बैलेंस हो जाएगा, कहीं मूव नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी इस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कर रहा है कि अगर कोई बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाला टाउ नेट 0 होगा, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होगा। और ये तभी 0 होगा अगर मान के चलते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा। मान के चलते हैं कि यहाँ ये जो फोर्स है ये F1 लग रहा है और इस फोर्स को यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा ये, तब जाके ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसको हम मान के चलते हैं F2 फोर्स, और ये दोनों फोर्स यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे लग रहा है। यहाँ से ये वाला भी डिस्टेंस हम मान के चलते हैं क्या, यहाँ से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R, और ये भी डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। तो यहाँ से क्लॉकवाइज इसके वजह से जो मूवमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, और इसके वजह से जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें तो इसके वजह से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, F1 इंटू R1 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, F2 इंटू R2। और इसी का यूज करके बैलेंसिंग का सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि F1 इंटू R1 इक्वल टू F2 इंटू R2। अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे था। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम माना, इक्विलिब्रियम मान के क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और ये जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आपके सेलिना के जो सबसे लास्ट सेगमेंट होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, तो ये क्वेश्चंस करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हमने इक्विलिब्रियम देख लिया। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बताता है कि किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जहां पे उसका मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड होगा। मास कंसंट्रेटेड रहेगा तो वेट कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी वह पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट हम उस बॉडी को बैलेंस करते हैं वही कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये बॉडी है तो सारे पॉइंट्स का अलग अलग वेट होगा, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस बॉडी का होल यानी टोटल वेट कंसंट्रेटेड होता है। इसी पॉइंट के अलोंग हम इस पे फोर्स लगा सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर of the body is the point about which the algebraic moment weight of all the particle constant the body will be 0। यानी अगर इसके वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो इसके वजह से तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है इसी पॉइंट के लॉन्ग। तो इसी पॉइंट के लॉन्ग सारे पॉइंट की वजह से, सारे पार्टिकल की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो सब 0 होगा। इसके वजह से क्लॉक तो इसके वजह से एंटी क्लॉक, एक दूसरे को बैलेंस। इसके वजह से क्लॉक, इसके वजह से एंटी क्लॉक, एक दूसरे को बैलेंस। इसके वजह से क्लॉक, इसके वजह से एंटी क्लॉक, एक दूसरे को बैलेंस। तो यह एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अलोंग अगर टॉर्क की बात किया जाए, सारे पार्टिकल के वेट की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क बैलेंस हो जाता है, 0 हो जाता है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड ऑन द शेप। ये शेप पे डिपेंड करता है। अलग अलग बॉडी का शेप जब अलग अलग होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अलग अलग होता है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी पे ही लाई करे। जैसे अगर कोई बॉडी एल शेप का है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे सर्कुलर रिंग की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगा। सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगा। और ये पूछा हुआ है ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, तो ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यहाँ होता है, इसके मीडियन के इंटरसेक्शन पे होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसके तीनों मीडियन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। अब रेक्टेंगल का डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होता है, स्क्वायर के भी डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, रॉड के मिड पॉइंट पे होता है, सिलेंडर के भी मिड पॉइंट पे होता है। तो ये तो हो गया हमारा ये
पूछता है क्या कि सॉलिड कोन का बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप सॉलिड कोन का नहीं भुलाइएगा। तो सॉलिड कोन, कोन कैसे कुछ ऐसे होता है ना, ये हमारे पास कोन हो गया। ठीक है, तो इस कोन का इस बेस से h/4 हाइट यानी यहाँ तक होगा। अगर टोटल हाइट h है तो ये वाला हाइट h/4 होगा, तो बेस से h/4 हाइट पे होता है। तो अगर टोटल हाइट h है तो कई बार पूछा है कि टॉप से क्या होगा, तो h माइनस h/4 कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस यानी 3h/4 हाइट टॉप से होगा। तो ये सॉलिड कोन का याद करके जाइएगा। सॉलिड कोन और हॉलो कोन जो भी होता है इसको आप एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद आता है क्या, सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन से दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की बात करें, सॉरी तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ और स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म लीनियर हो जाएगा, लेकिन वही सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन हमने कांस्टेंट कर दिया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हमने स्ट्रेट पाथ कर दिया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ एवरी मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज होता है तो बॉडी हमारे पास कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन, जबकि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है। ये तीन ही अंतर आप ध्यान अच्छे से कर लीजिएगा, और ये बहुत बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको आपके टॉपिक में ऐड कर दिया है। ठीक ना, तो ये टॉपिक बहुत बार पूछा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। डिटेल वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। अब क्या ये वन शॉट था तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना होता है। ठीक है, तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।